जो पे लेवल में मर्जर की बात हो रही है, 1 को 2 में, 3 को 4 में, 5 को 6 में, इससे किसका फायदा होगा? 3.6 में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो ये निकलता है 43,200, 43,200 रुपीज। तो इससे सभी को फायदा होगा क्योंकि इससे फिटमेंट फैक्टर में भी असर पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, फिटमेंट फैक्टर केवल डीए का परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं है। 3 को 4 से मर्ज कराने का, 3 यानी कि सिपाही का पे लेवल। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, भारत सरकार ने जैसे ही संसद के पटल में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के कुछ पॉइंट रखे हैं, अब लगभग ये तय हो गया है कि जेसीएम के भेजे हुए कुल 15 पॉइंट्स को भारत सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में सम्मिलित करेगी। तो इन 15 पॉइंटों में से 2 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप सबको समझाने के लिए आज के इस वीडियो में आया हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर गुंडियां हैं, जिनके अंदर आप सबको समझने के लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। तो उन्हीं चीजों को उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के दोनों पॉइंट्स के हिसाब से समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले कि आगे बढ़ूं, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण छोटी बड़ी जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आगे वीडियोस आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको 8वां पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट भारत सरकार ने संसद में रखे थे उनको दिखाऊंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक जवाब देख पा रहे हैं, जिस जवाब के जरिए भारत सरकार ने एनसीजेसीएम के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के जो 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में एनसीजेसीएम द्वारा दिए गए पॉइंट्स जरूर सम्मिलित होंगे, ये भारत सरकार ने तय कर दिया है। आगे पे कमीशन डिसाइड करेगा कि उन पॉइंट्स के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन वो पॉइंट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में आएंगे। इसकी अहमियत भारत सरकार ने राज्यसभा के अंदर सवाल के जवाब देते हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के इन पॉइंट्स को रख के क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों, यहां पर कुल मिलाकर के 15 पॉइंट्स हैं, लेकिन इन 15 पॉइंट्स में से आज मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आसानी से समझ में आने वाले पॉइंट्स नहीं हैं कि आखिर इन पॉइंट्स को क्यों रखा गया और इन पॉइंट्स से पेंशनर्स या एम्प्लॉइज का क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो ये ग नंबर जो आप पैराग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें ये जो अंतिम पॉइंट है, आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार करे। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का क्या महत्व है, आगे मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ दूसरा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अव्यवहार्य वेतन मानों जैसे लेवल 1, लेवल 2 के साथ और लेवल 3 का लेवल 4 के साथ और लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाना, ये भी भारत सरकार को भेजा गया है, जिसको भारत सरकार ने संसद के पटल में रखकर कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर कर दिया है कि ये पॉइंट्स टीओआर में सम्मिलित होंगे। अब सम्मिलित होंगे तो इन दोनों पॉइंट्स का महत्व क्या है, आपके पेमेंट या आपके पेंशन में इन दोनों पॉइंट्स से 8वें पे कमीशन में किस तरीके का फर्क पड़ सकता है, वही चीजें आज के इस वीडियो में मैं आगे समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, फैमिली यूनिट को 3 के बजाय 3.6 किया जाए। वैसे तो दोस्तों, एक परिवार में कम से कम 5 या 6 लोगों का परिवार माना जाना चाहिए, लेकिन 7वें पे कमीशन में केवल 3 लोगों का परिवार लेकर के मिनिमम पेमेंट फिक्स किया गया था। जो 18,000 रुपए निकाला गया था, वो किस तरीके से 3 लोगों का एक परिवार मानते हुए निकाला गया था, वो भी आगे समझाऊंगा। और 3 के बजाय 3.6 अगर हो जाए तो किस तरीके से फायदा होगा, वो भी समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले 7वां पे कमीशन का वो रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें 3 परिवारों में, एक परिवार में 3 सदस्यों को लेकर के मिनिमम बेसिक पे तय किया गया था।
पहले रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। 7वें पे कमीशन के कमिटी द्वारा भारत सरकार को सौंपा गया ये वो रिपोर्ट है, पे कमीशन का रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में जो मिनिमम बेसिक 18,000 रुपए फिक्स किया गया था उसको किस तरीके से निकाला गया था, और जो फैमिली यूनिट 3 को लेने के वजह से कितना बेसिक हुआ, और आगे मैं समझाऊंगा 3.6 लेने से कितना बेसिक होगा। तो चलिए ये जो 7वां पे कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका कंसर्न पेज में मैं लेके चलता हूं, 64 नंबर पेज में मैं लेके चलता हूं, जिसमें ये सारी चीजें डिटेल्स में लिखी गई हैं। ये 64 नंबर पेज है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट द मिनिमम पे इन गवर्नमेंट रिकमेंडेड एट 18,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 is fair and reasonable, and which along with other allowances and facilities would ensure a decent standard of living for the lowest ranked employee in the central government। यानी कि भारत सरकार के सबसे नीचे लेवल का जो एम्प्लॉय है उसके लिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 18,000 रुपए महीने का पर्याप्त है, ये इस लाइन में कहा गया। और इसका जस्टिफिकेशन अगले पेज में है, ये देखिए। अब ये बकायदा 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट का पेज है दोस्तों। अब यहां पर किस तरीके से उस समय में जो चीजों के दाम थे, जो मूल्य थे, उनको लिया गया है, किस तरीके से चावल का, दाल का, रॉ वेजिटेबल का, ग्रीन वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, दूध का, चीनी का, हर चीज का यहां पर दाम लिया गया है। और आगे आप देखेंगे अब फैमिली यूनिट का महत्व आपको पता चलेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चावल की बात करूं या आटे की बात करूं तो 475 ग्राम एक इंसान का अगर एक दिन की खपत है तो उसी हिसाब से पूरा महीने का 3 इंसान का कितना खपत होगा उसी को यहां लिया गया है। तो आप देखिए 3 लोगों के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन किया गया, जिसको एक तरीके से एक्रोइड फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब इस हिसाब से जब पूरी चीजों का यहां पर आंकड़ा निकाला गया, हर चीज लिया गया है दोस्तों, फ्यूल लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी लिया गया है, वाटर चार्जेस लिया गया है, हर चीज को यहां जोड़ करके ये पूरा कैलकुलेशन करके मिनिमम निकाला गया था, राउंड ऑफ करके 18,000 रुपए यहां पर आप देख रहे हैं। और ये 18,000 रुपए कैसे निकाला गया था? एक परिवार में 3 सदस्यों को लेकर के निकाला गया था दोस्तों। अब इसी 3 सदस्यों वाले फॉर्मूले को एनसीजेसीएम ने 3.6 में बदलने की बात कही है और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में उस पॉइंट को डलवाया है। सबसे पहले समझिए, आपने देखा 7 सीपीसी में मिनिमम बेसिक 3 यूनिट के हिसाब से निकला था 18,000 रुपए, आपने अभी रिपोर्ट में देखा। अगर इसी को हम 1 में डिवाइड करें तो 1 का हो जाएगा 6,000 रुपए, ठीक है। इसी को अगर केवल एक सदस्य का एक परिवार माने तो उसका मिनिमम हो जाएगा 6,000 रुपए। अगर जो मांग की गई है 3.6 की, अगर ये मांग 7वें पे कमीशन में कंसिडर हुई होती तो 7वें पे कमीशन का मिनिमम बेसिक 18,000 के बजाय कितना होता? 21,600 हो जाता दोस्तों। यानी कि 3.6 जो मांग हो रही है उसका इंपॉर्टेंस कहां पर है आप देखिए। अगर 3 परिवार यूनिट के हिसाब से जो भी चीजों की खपत हुई थी, जैसे राशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हर चीज को मिलाकर आपने देखा था 18,000 रुपए निकाला गया था। अगर वही 3 के बजाय 3.6 फैमिली यूनिट अगर मान लिया जाए तो वो कितना निकल रहा है? 21,600 रुपए मिनिमम बेसिक निकल जाता दोस्तों। अभी समझ गए आप कि 3 के बजाय 3.6 में डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा। और अगर मिनिमम को 18,000 से बढ़ाकर 21,600 कर दिया जाए तो आगे के जितने भी पे लेवल हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। ये सामने आप देखिए, ये 7वां पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है। अब इसमें पे लेवल 1 में 18,000 रुपए फिक्स किया गया था, यही वाला वो मिनिमम है जो मैंने अभी आपको 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट में भी दिखाया था। तो 7वें पे कमीशन का इस पे मैट्रिक्स में आप देखिए आगे पे लेवल 2, 3, 4, 5 इस तरीके से उसी मिनिमम से ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहां पर मिनिमम 18,000 के बजाय 21,600 होता तो उसी हिसाब से पे लेवल 2 में, 3 में, 4 में भी बढ़ोतरियां देखने को मिलती दोस्तों। तो 7वां पे कमीशन का पे मैट्रिक्स देख के भी आपने समझा कि किस तरीके से 3 के बजाय 3.6 अगर फैमिली यूनिट लिया जाए तो कैसे फायदा होगा या हो सकता है। अब आगे इसी को मैं 8वें पे कमीशन के एक अंदाजे के तौर पर 8वें पे कमीशन में इस तरीके की बढ़ोतरी से क्या फायदा होगा वो समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल
8वें पे कमीशन में अगर मिनिमम 3 फैमिली यूनिट लेकर के सारा यही 7वां पे कमीशन वाला आंकड़ा अगर ले लें तो आप 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2026 में लगभग चीजों की कीमत में डबल से भी ज्यादा का इजाफा है। आप मानते हैं इस बात को? क्या आप मानते हैं कि अगर 1 जनवरी 2016 में अगर चावल प्रति किलो 30 रुपए था तो 1 जनवरी 2026 में ये 60 रुपए से भी ज्यादा है या होगा, ये मानते हैं आप? तो 18,000 को अगर हम मिनिमम 36,000 भी मान लें, 36,000 हम मान लेते हैं कि मिनिमम बेसिक जो है 8वें पे कमीशन में 3 फैमिली लेकर के 36,000 निकलता है। तो इसी को अगर हम 3.6 में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो ये निकलता है 43,200, 43,200 रुपीज। ये देखिए, यानी कि दोस्तों बढ़ोतरी कितने की? 7,200 रुपए का डिफरेंस। आपने समझा? अभी 3 फैमिली यूनिट और 3.6 फैमिली यूनिट में डिफरेंस कितना हो जाता है? 7,200 रुपए का बेसिक में डिफरेंस हो जाता है। देखने के लिए तो केवल 0.6 ही फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी है, लेकिन उसका असर बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो आपने समझा अभी पे कमीशन के TOR में NCJCM ने इस पॉइंट को क्यों डाला है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि पे लेवल को मर्ज करने का जो मुद्दा है, पे लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में और 5 को 6 में मर्ज करने का पॉइंट भेजा गया है। तो इसका फायदा किनको मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा? ये चीजें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हां, चलिए अब समझाता हूं आपको। L1, जो L1 का मिनिमम पे था 18,000 रुपए, अब उसको L2 में मर्ज करने की बात हो रही है, यानी कि L2 का मिनिमम है 19,900 रुपए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 7वां पे कमीशन का जो मैट्रिक्स मैंने दिखाया था, दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप देखिए, L1 में कितना है? L1 में है 18,000 रुपए, 2 में 19,000 रुपए, 19,900 है, 3 में 21,700, 4 में 25,500, 5 में 29,200, 6 में 35,400। इसी तरीके से आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे बेसिक भी बढ़ रहा है। तो यहां पर मांग क्या की गई है? यहां पर मांग ये की गई है कि जो कम फायदे वाले जो पे लेवल हैं उनको उसके अगले पे लेवल के साथ मर्ज कर दिया जाए। हालांकि पे लेवल 1 डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए पे लेवल 3 से शुरू होता है। जी हां, ये जो है सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए है, डिफेंस में भी सिविलियन एम्प्लॉयज इस लेवल के हैं, लेकिन जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो जवान है, सिपाही हैं, सेलर हैं या एयरमैन हैं, उनका शुरुआती पे लेवल 3 होता है। तो यहां पर जो मांग की गई है पे लेवल 1 को 2 से मर्ज कराने का, 3 को 4 से मर्ज कराने का, 3 यानी कि सिपाही का पे लेवल, 4 यानी कि नायक का पे लेवल, उसको मर्ज कराने का, यानी कि अगर मर्ज हो जाए तो 21,700 के बजाय 25,500। ये मैं 7वें पे कमीशन के हिसाब से समझा रहा हूं दोस्तों। 8वें पे कमीशन में ये आंकड़े अलग होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 7वें पे कमीशन के अमाउंट को लेकर के समझा रहा हूं कि आखिर इसमें फायदा क्या है। तो चलिए 21,700 बढ़ के 25,500 होगा और पे लेवल L5 अगर L6 हो जाए, यानी कि ये हवलदार को अगर नायब सूबेदार के बराबर का पे लेवल में ले जाया जाए तो 29,200 के बजाय 35,400 हो जाएगा। अब सीधे सीधे तौर पर अगर रैंक के हिसाब से बोलूं तो ये जो मर्जर की बात जो पॉइंट उठाया गया है, इसमें 2 रैंकों को फायदा होगा, एक सिपाही को, एक हवलदार को। जी हां, क्योंकि पे लेवल 3 अगर 4 बनता है तो सिपाही को नायक के बराबर का पे लेवल में मर्ज करने का पॉइंट उठाए, और अगर पे लेवल 5 की बात करूं, ये अगर 6 बनता है तो हवलदार को नायब सूबेदार के बराबर के पे लेवल में मर्ज करने की बात जो है पॉइंट में दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ोतरी कितना होगा? 18,000 से बढ़कर 19,900 हो जाए तो 1,900 रुपए का बढ़ोतरी होगा पे लेवल 1 को, और इसमें पे लेवल 3 यानी कि सिपाहियों को 3,800 रुपए का बढ़ोतरी होगा, और यहां पर हवलदार को यानी कि 29,200 से बढ़कर 35,400, तो 6,200 का बढ़ोतरी होगा। 5 यानी कि पे लेवल 5 यानी कि हवलदार। तो दोस्तों इस तरीके से बढ़ोतरी होगा, लेकिन ये किनको मिलेगा? ये जो सर्विस में हैं उनको मिलेगा, यानी कि जो सर्विस में सिपाही हैं या हवलदार हैं उनका पे लेवल में फायदा होगा अगर ये पॉइंट कंसीडर किया जाता है पे कमीशन द्वारा तब। तो ये आपने समझा। हालांकि ये जो आंकड़े हैं, ये जो अमाउंट हैं, ये ज्यादा होंगे क्योंकि 8वें पे कमीशन के आंकड़े अलग होंगे। ये मैंने 7वें पे कमीशन का आंकड़ा लेकर के आपको समझाया
कि मर्जर होगा तो किस तरीके से होगा। तो आपने समझा, ये तो जो सर्विस में है उनको फायदा होगा, तो फिर रिटायर्ड वालों को क्या फायदा होगा, जो रिटायर्ड हैं, जो पेंशनर, जो आप हैं, जो हम हैं, उनको क्या फायदा होगा। उनमें से सिपाही और हवलदार को फायदा कैसे मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा OROP के जरिए, क्योंकि ये पे लेवल जैसे मर्ज हो जाएगा। अब मर्ज हो जाने के बाद एक हवलदार अगर नायब सूबेदार के बराबर का अगर पे लेवल के हिसाब से पेंशन लेके 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होगा तो उसका पेंशन में इजाफा होगा। तो वो आगे जाकर के जब 2029 का OROP आएगा तो उस समय में उनको फायदा मिलेगा। जो पुराने हवलदार हैं या पुराने सिपाही हैं उनको उस समय में फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे लेवल मर्जर से भी कुछ हद तक कुछ कैटेगरी के एम्प्लॉइज और पेंशनर को फायदा होगा, लेकिन ये अगर फैमिली यूनिट की बात करें तो इससे सभी को फायदा होगा, क्योंकि इससे फिटमेंट फैक्टर में भी असर पड़ेगा दोस्तों। जी हां, फिटमेंट फैक्टर केवल डीए का परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं है। डीए का परसेंटेज मर्ज करके 1.6 या 1.61 का फिटमेंट तो वैसे ही निकल जाएगा जो 8वां पे कमीशन में, क्योंकि डीए का परसेंटेज 60 या 61 हो जाएगा 8वें पे कमीशन से पहले, तो उसको मर्ज कर दिया जाए तो 1.6 या 1.61 हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बढ़ोतरी सरकार से मिलनी है उसमें कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों, जिसमें से एक ये भी होगा, एक्रोइड फॉर्मूला भी होगा। तो एक्रोइड फॉर्मूला से जिस तरीके की बढ़ोतरी निकलेगी उस बढ़ोतरी से भी पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर में असर पड़ेगा, और जो एक्रोइड फॉर्मूले की बढ़ोतरी को ज्यादा कराने का ये एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर हमारा फैमिली यूनिट 3 के बजाय 3.6 कंसीडर कर लिया जाए तो दोस्तों TOR से जुड़े हुए इन्हीं दो जानकारी, इन्हीं दो पॉइंट्स को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।